बच्चों, आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, ये हम उदाहरण देख रहे हैं। मिस्त्री कार की मरम्मत कर रहा है, तुम जाओ। ये दो वाक्य हैं और इनमें हम देख रहे हैं कि कई शब्दों का प्रयोग हुआ है, कई पदों का प्रयोग हुआ है। जैसे मिस्त्री कार की मरम्मत कर रहा है, तुम जाओ आदि। और ये शब्द मिल करके, व्यवस्थित रूप से मिल करके एक अर्थ प्रदान कर रहे हैं, एक अर्थ स्पष्ट, निश्चित अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम वाक्य की परिभाषा कर सकते हैं। और वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह है जो निश्चित अर्थ प्रकट करता है, जो निश्चित अर्थ प्रकट करता है। अब यहाँ पर जो है ये निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है। व्यवस्थित समूह का मतलब है कि आपका जो वाक्य में शब्द आया हुआ है वो व्यवस्थित होना चाहिए, उसका क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया। ये नहीं कि पहले क्रिया का हम प्रयोग कर लेंगे और कर्ता लास्ट में होगा। तो एक वाक्य बनाने के लिए एक व्यवस्थित क्रम है। उस व्यवस्थित क्रम में यदि वो शब्द रखे जाते हैं तो क्या करते हैं, एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, विधेय अर्थात प्रेडिकेट अंग्रेजी में बोलते हैं। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं अच्छी तरह से। उदाहरण, पहला वाक्य है राजेश कहानी पढ़ता है। राजेश कहानी पढ़ता है। और दूसरा वाक्य है गाय घास चरती है। ये दो वाक्य आप देख रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि राजेश ये कहानी पढ़ता है। किसके बारे में ये वाक्य में बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है, राजेश के बारे में बात हो रही है। इसलिए जो है हम इसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते थे। यहाँ पर राजेश उद्देश्य हुआ। बाकी जो शब्द हैं, कहानी पढ़ता है, ये विधेय कहलाते हैं, क्योंकि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी वाक्य में कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो कहानी पढ़ता है, ये राजेश के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर नीचे वाक्य में गाय घास चरती है, यहाँ पर गाय उद्देश्य है और बाकी जितने भी शब्द हैं वाक्य में वो विधेय हैं। घास चरती है, ये गाय के बारे में ये बात हो रही है। और वाक्य में किसके बारे में, जिसके बारे में बात हो रही वो गाय है, और गाय के बारे में जितनी बातें होती हैं वो विधेय है। इस प्रकार आप उद्देश्य और विधेय के बारे में समझ गए होंगे। अब उद्देश्य और विधेय का विस्तार क्या होता है, आइए समझते हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता क्रिया को करने वाले को हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य का जो विस्तार है, उद्देश्य के बारे में जो हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम उद्देश्य विस्तार कहते हैं। और विधेय की विशेषता बताने वाले, विधेय की विशेषता बताने वाले विशेषण, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि को हम विधेय विस्तार कहते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण के द्वारा हम बताते हैं तो क्रिया विशेषण हो गया, कर्म है, पूरक है, ये सब जो है हम इन सब शब्दों को हम विधेय विस्तार कहते हैं। आप पढ़ चुके होंगे कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं आदि, संबंध बोधक, विशेषण इत्यादि शब्दों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। तो इनको ही हम जो है विधेय की विशेषता बताने वाले विशेषण, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि को विधेय विस्तार कहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। लालची व्यक्ति दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। यहाँ पूरा वाक्य है ये, पूरा वाक्य है ये। और ये व्यक्ति जो है ये क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में ही वाक्य में बातें हो रही हैं। तो इसलिए व्यक्ति जो है उद्देश्य हो गया और बाकी जो है वो विधेय है। अब देखना हमको ये है कि विस्तार किन चीजों का हुआ है। तो यहाँ पर व्यक्ति के आगे व्यक्ति का विशेषण शब्द लालची लगा हुआ है, इसलिए लालची शब्द जो है वो क्या है, ये कर्ता का विस्तार है, ये उद्देश्य का विस्तार कहलाता है।
इसे दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं, ये क्रिया है। और क्रिया के आगे जो है ये शब्द बहुत कम लिखा हुआ है, ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो इसका मतलब है कि ये क्रिया का विस्तार है। यहाँ पे आप डेफिनेशन में देख रहे होंगे, इस प्रकार हम लालची जो है वो कर्ता विस्तार या उद्देश्य विस्तार है, और बहुत कम सोचते हैं, ये क्रिया का विस्तार है। इस प्रकार विधेय और उद्देश्य का विस्तार आप समझ गए होंगे। अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझा देते हैं। एक जो राजेश कहानी पढ़ता है, ये पहले से आपके पास वाक्य है। अब देखिए, आपको यदि उद्देश्य का विस्तार करना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कोई भी शब्द लिख सकते हैं आप वाक्य में, जैसे कि राम का भाई। ये जो है राजेश शब्द का जो उद्देश्य है, इसका विस्तार है राम का भाई। कौन? राम का भाई राजेश कहानी पढ़ता है। विधेय का यदि हमको विस्तार करना है तो इसके आगे जो है अच्छी कहानी पढ़ता है, ये आपका विधेय विस्तार हो गया। कहानी की विशेषता बता रहा है ये। अब दूसरा वाक्य है गाय। अब इसके आगे यदि हम काली शब्द जोड़ देते हैं तो ये गाय की विशेषता बताता है, अर्थात उद्देश्य की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार हो गया। घास चलते हैं, यदि घास के आगे चूंकि ये विधेय है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर यदि हम हरी घास, हरी जोड़ देते हैं शब्द, ये घास की विशेषता बताने लग रहा है। और अतः जो है ये क्या करते हैं, इसको हम विधेय विस्तार कहेंगे। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय का विस्तार क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम अब अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा संकेतवाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां आज्ञावाचक वाक्य और आठवां विस्मयादिवाचक वाक्य। अब आइए इसको विस्तार से समझते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करना या होना पाया जाए या सामान्य कथन हो क्रिया के होने या करने का, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सूर्य आग का गोला है। ये सामान्य वाक्य है, साधारण वाक्य है, इसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है और ये क्रिया का होना बता रहा है, इसलिए इसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने या ना होने का बोध होता है, उसे हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम दूसरा, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है। यहाँ पर नहीं शब्द लगा हुआ है और ये नकारात्मकता का बोध कराता है। इस वाक्य में काम के नहीं होने का, नहीं करने का बोध करा रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य हो गया। यदि हम ये नहीं हटा देते हैं और वह प्रतिदिन व्यायाम करता है तो ये विधानवाचक वाक्य बन जाएगा। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पर है कि प्रश्न, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द लगा करके हम प्रश्न पूछते हैं और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या सूर्य आग का बड़ा गोला है। यहाँ पर जो है हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ये जो है, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। उदाहरण देखते हैं हम, तुम परिश्रम करते, ये परिश्रम करना एक क्रिया है और सफल होते दूसरी क्रिया है। एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर है। तो यहाँ पर एक क्रिया कि तुम परिश्रम करते पहली क्रिया होती, तभी जो है दूसरी क्रिया हो सकती है सफल होते। यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो सफल नहीं। तो एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
अब आते हैं 5वें पर, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, यहाँ पर जो है वो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो, किसी भी कार्य के पूरा होने में संदेह हो या किसी भी कार्य के होने में संभावना हो, ऐसा व्यक्त होता हो, तो हम उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ये जो है शब्द शायद आदि लगा करके हम प्रयोग करते हैं। शायद, यदि इत्यादि शब्द लगा करके हम इन वाक्यों को बनाते हैं। शायद मैं भी वहां जाऊं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। हम जो है बहुत सारे वाक्यों को बोलते हैं। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, आज तो कोई मिठाई खिला दे, ये इच्छा उत्पन्न हो रही है। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, आशा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद इत्यादि इन वाक्यों से बोध हो रहा है। यहाँ पर क्या है, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इसमें जो है आज्ञा देने का, इन वाक्यों से किसी को आज्ञा देने का बोध होता है, या हम आज्ञा ही के लिए नहीं केवल प्रयोग करते हैं नाम के आधार पर। हमें यदि अनुमति या किसी से अनुरोध करना होता है, ऐसे वाक्यों को ही बनाना या बोलना पड़ता है, तो उन्हें भी हम आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत ही रखते हैं। अब उदाहरण इसमें आप बुक से देख सकते हैं, मोहन तुम कमरे से बाहर चले जाओ, ये आज्ञा दिया जा रहा है। अब आप अंदर आ सकते हैं, ये क्या हो रहा है, अनुमति दी जा रही है। अनुमति माने आने के लिए स्वीकारोक्ति दी जा रही है, स्वीकार किया जा रहा है। कृपया कल फिर आना, यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है कृपया कल फिर आना, यहाँ पर जो है वो अनुरोध किया जा रहा है कृपया शब्द लगा करके। तो इस प्रकार इन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब आते हैं हम अंतिम भेद पर, विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, हर्ष मतलब खुशी, घृणा मतलब किसी से भी घृणा करना, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं, ऐसे उन्हें जो है विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। और इसमें जो है वाक्य के अंत में भी या किसी शब्द के विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग होता है, जिसके बाद जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा ये शब्द है, ठीक है, ये जो है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लग करके ये विस्मयादिवाचक वाक्य बना रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य है, हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। ऐ तुम आ गए, विस्मय आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। ओह बेचारा कुचला गया, शोक प्रकट कर रहे हैं। ओह शब्द से हम शोक प्रकट कर रहे हैं, शोक मतलब दुख प्रकट कर रहे हैं। छी इतनी बदबू, इसमें हम घृणा जो है किसी से घिन आनी, किसी से घृणा करना, ये जो है प्रकट हो रहा है। अब इसमें अर्थ के आधार पर आपके केवल सिलेबस में है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वाक्य परिवर्तन के बारे में भी नहीं पढ़ना है। अर्थ की दृष्टि से आप वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से आपके बुक में पेज नंबर 184 पे दिया हुआ है कि विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक ये दिए हुए हैं और इसको बदला जा सकता है। विधानवाचक, जैसे आपका एक विधानवाचक यहाँ पर वाक्य है, सूर्य आग का गोला है, सूर्य आग का गोला दिया हुआ है, ये विधानवाचक है। और यदि इसको हम बदलते हैं, ये तीसरा वाला ये प्रश्नवाचक वाक्य में आता है आपको बदलने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द लगा करके और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके इसे आप प्रश्नवाचक उसमें वाक्य में बदल सकते हैं विधानवाचक वाक्य से। अब आते हैं दूसरा, इसी तरह से निषेधवाचक वाक्य में बदल सकते हैं और निषेधवाचक वाक्य से आप विधानवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, यदि नहीं ये हटा दिया तो ये क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य से ये विधानवाचक वाक्य में बदल गया। और विधानवाचक वाक्य से नहीं करने पर ये नहीं लिखने पर ये जो है निषेधवाचक वाक्य में बदल गया। इस प्रकार हम वाक्यों को बदल सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ उसको हम एक बार पढ़ देते हैं। निषेधवाचक नीरस कविता नहीं पढ़ता है, आज्ञावाचक
नीरज कविता पढ़ो। विस्मयादि वाचक अरे नीरज कविता पढ़ता है। प्रश्नवाचक क्या नीरज कविता पढ़ता है। इच्छावाचक नीरज कविता पढ़े। संदेहवाचक शायद नीरज ने कविता पढ़ी होगी। संकेतवाचक अगर नीरज कविता पढ़ ले तो डैश डैश। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक ही वाक्य को किस प्रकार जो है सभी प्रकार के वाक्यों में बनाया गया है। एक बार इसको हम ब्लैक बोर्ड पे समझा दे रहे हैं लिख करके। नीरज कविता पढ़ता है, ये आपका विधानवाचक। नीरज कविता पढ़ता है, ठीक है, ये विधानवाचक वाक्य हो गया। फिर नीरज कविता नहीं पढ़ता है, यहां पर यदि आप नहीं लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य बन जाता है। यदि इसी में जो है आप आज्ञावाचक वाक्य बनाते हैं, तो नीरज कविता पढ़ो, ठीक है, पढ़ो। यदि जो है विस्मयादि बोधक में बनाना चाहते हैं, विस्मयादि वाचक वाक्य में बनाना चाहते हैं, तो यहां पर आप लगा सकते हैं अरे नीरज कविता पढ़ता है, नीरज कविता पढ़ता है, ये विस्मयादि बोधक बन गया। इसी प्रकार जो है यदि प्रश्नवाचक में बनाते हैं हम, तो क्या नीरज कविता पढ़ता है, इसके आगे हम प्रश्नवाचक में जब बनाते हैं तो यहाँ पे क्या नीरज कविता पढ़ता है, ये हो गया। संकेतवाचक वाक्य में यदि हम लिखते हैं तो अगर नीरज कविता पढ़े तो, संकेतवाचक में अगर नीरज कविता पढ़े तो, इसके आगे आप कोई भी वाक्य जोड़ सकते हैं। अगर नीरज कविता पढ़े तो डैश डैश, तो वो एक अच्छा कवि बन सकता है। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। फिर जो है ये संकेतवाचक हो गया। संदेहवाचक में जो है शायद लगा देंगे आप, शायद नीरज कविता पढ़ेगा। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। एक बचा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में नीरज कविता पढ़े। अब ये वाक्य आपको देखने से जो है ये लग रहा होगा कि विधानवाचक है, लेकिन इसको बोलने में जब हम बोलते नीरज कविता पढ़े तो अच्छा रहेगा, इस तरीके से जो है इच्छा व्यक्त की जा रही है। या ऐसे भी हम इस वाक्य को बना सकते हैं, मेरी इच्छा है कि नीरज कविता पढ़े। तो इस प्रकार हम जो है वाक्य का किसी भी भेद में परिवर्तन कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और इस प्रकार जो है हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभ्यास कार्य आपको PDF में संलग्न कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।